हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम दानिश अंसारी। मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 2 कक्षा 10 के लिए पढ़ाऊंगा, जिसका पहला अध्याय संसाधन एवं विकास है। जिसे समझने के लिए पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस लेसन में आप लोगों को सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें बता देते हैं। जैसे कि प्रौद्योगिकी एक वर्ड है, इसका अर्थ होता है किसी भी कठिन काम को आसान बनाने की तकनीक, जिसे प्रौद्योगिकी कहते हैं, टेक्निक। और फिर उसके बाद एक संसाधन है, रिसोर्स, संसाधन, वह चीज़ें जिसका प्रयोग मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करता है, उसे संसाधन कहते हैं। और एक वर्ड है संस्था, किसी कार्य को करने के लिए लोगों द्वारा जो समूह बनाया जाता है, उसे संस्था कहते हैं। अब इस लेसन को हम परिभाषा, पहला है परिभाषा के थ्रू इसको हम प्रारंभ करते हैं। इस लेसन को हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, जितनी भी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग में लाई जा सकती हैं, और उसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, टेक्निक उपलब्ध है। टेक्निक आपको हमने बताया है जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, आर्थिक रूप पैसों से आप समझते हैं, शास्त्रीय रूप से मान्य है, लीगल है। एक संसाधन है, संसाधन भी आपको हमने बताया जिसका उपयोग हम करेंगे प्रौद्योगिकी द्वारा, जिसे हम रूपांतरित कर प्राकृतिक चीज़ों को रूपांतरित करके प्रौद्योगिकी द्वारा संसाधन का उपयोग हम करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया, हमारे पर्यावरण में आसपास देखेंगे जितनी भी चीज़ें हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु, जितनी भी चीज़ें हैं को रूपांतरण, मतलब उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या रूपांतरण करेंगे। रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। और इसको मतलब इस पूरे प्रोसेस को रूपांतरण करने के लिए प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं जो हैं तीनों सहयोग करती हैं। तीनों की मतलब तीनों की सहयोगिता जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। किसके टेक्निक के द्वारा प्रकृति के साथ, प्रकृति में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं उसके साथ क्रिया करते हैं, और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए, अपने आर्थिक मतलब धन संपदा, धन से समझ लीजिए आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। संस्थाएं क्या होती हैं? बहुत से लोगों का समूह जो होता है, किसी कार्य को करने के लिए जो लोगों का समूह होता है उसे संस्था कहते हैं। जब संस्था बनाएंगे लोग, किसी काम करने के लिए, किसी संसाधन को बनाने के लिए जो संस्था बनाएंगे, तो वो संस्था क्या काम करेगी? वो उस काम को आसानी से करेगी, और जिससे क्या होगा, हमारे आर्थिक विकास की गति तेज होगी। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, क्योंकि मानव इसको प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, टेक्निक का प्रयोग करके प्राकृतिक वस्तुओं को संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है, जैसा कि हमने बताया, तथा उन्हें प्रयोग करता है। और फिर उसके बाद क्या करता है? जो संसाधन को उसने परिवर्तित किया, जो सामान को, जो प्रकृति में, जो हमारे पर्यावरण में जो चीज़ें उपलब्ध थी, जो उसको संसाधन में जब परिवर्तित करता है तो उसका वह प्रयोग करता है।
इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब इन संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। आइए देखते हैं वर्गीकरण। पहला, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। दूसरा, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चौथा, विकास के स्तर के आधार पर संभावी विकसित भंडार और संचित कोष। अब हम आते हैं संसाधनों के प्रकार में, जिसमें संसाधनों के प्रकार की पहली हेडिंग है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मतलब कि ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं या ये कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, इनकी कहाँ से उत्पत्ति हुई है। पहला, जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है। जैव संसाधन जो है, इन संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है? जीवन मंडल से होती है। जीवन मंडल जहाँ जीव रहते हैं, पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीव रहते हैं, तो जीवन मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है। इनमें क्या होता है? जीवन होता है। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात जितने पेड़ पौधे हैं, प्राणी जात जितने जीव जंतु हैं, मत्स्य, मछलियाँ और पशुधन आदि। अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जिसमें जान नहीं होती है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण, चट्टान और धातुएं, जितनी भी धातुएं होती हैं और चट्टान, ये सभी। अब समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर इसे बांटा गया है, जिसमें पहला, नवीकरण योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। मतलब कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार उत्पन्न कर सकते हैं, या ये कहा जा सकता है जो कभी पूर्ण तरीके से नष्ट नहीं होती हैं, जिनको बार बार हम उत्पन्न कर लेते हैं, उन्हें नवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, सौर तथा पवन ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा, हवा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो। जल, वन व वन जीवन, इन संसाधनों को सतत मतलब लगातार अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है। मतलब ये लगातार चलती रहती हैं, इनको कोई खत्म नहीं कर पाता है, क्योंकि ये पुनः क्या हो जाती हैं, पुनः से फिर उत्पन्न की जा सकती हैं। अब अनवीकरणीय योग्य संसाधन में इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं जो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। आपको पता है कि पेट्रोल या ईंधन जमीन के अंदर जो बनते हैं बहुत ही लंबे समय में बनते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वह एक बार के प्रयोग के साथ खत्म हो जाती है। जैसे कि कुछ संसाधन है जिनको रिसाइकिल करके फिर से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुछ संसाधन जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनको जब आप एक बार यूज कर लेंगे, इनका यूज आप दोबारा नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं, इसका विभाजन जो है स्वामित्व के आधार पे है। स्वामित्व का मतलब होता है निजी संपत्ति का किसी व्यक्ति के नाम पर होना, मतलब खुद के संपत्ति का किसी व्यक्ति के नाम पर होना, उसे स्वामित्व कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन जो उसका खुद का है, संसाधन निजी व्यक्ति के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, मतलब भूमि तो किसान की हो गई ना,
होती है, जिसके बदले में वो सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। मतलब कुछ लोगों के पास भूमि होता है और कुछ लोगों के पास भूमि नहीं भी होता। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। मतलब शहर में भी लोगों के पास भूखंड होता है, घर होता है और बहुत सी जायदाद होती है। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों को निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण है। मतलब ये सब भी जितनी चीजें हैं, बाग है, चारागाह है, ये भी निजी स्वामित्व, मतलब उसका खुद का जो हो, निजी स्वामित्व के उदाहरण है। आप अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। आपके परिवार में कौन कौन से संसाधन हैं वो आप से यहाँ पे प्रयोग के रूप में आपसे सूची तैयार करवाने के लिए कहा है, जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि आपके परिवार में कौन कौन से संसाधन हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं या करते हैं। अब सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये संसाधन समुदाय के मतलब एक ग्रुप होता है, एक समुदाय मतलब एक ग्रुप होता है, समुदाय के सभी सदस्य को उपलब्ध होते हैं। मतलब एक समुदाय हो गया, मतलब जैसे कब्रिस्तान हो गया, किसी एक समुदाय का होता है, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय का। तो इसी तरीके से ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिताल भूमि, चरण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क जो सभी का होता है, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। अब कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। हमारे देश के तकनीक और तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। तकनीकी तौर पर देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है, जनता को दे सकती है लाभ। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी होती है। व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में, हम लोग के खेतों में बनी होती है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर, जो हमारी राजनीतिक सीमा है, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक, मतलब समुद्र में भी 12 समुद्री मील तक, मतलब 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागी समुद्र व उसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। मतलब जो अपने भारत देश में जो जितने संसाधन पाए जाते हैं वो तो भारत देश के संसाधन हैं ही, लेकिन समुद्र में जब आप जाएंगे तो 22 किलोमीटर तक, समुद्र में 22 किलोमीटर तक अंदर, 22 किलोमीटर तक सतह से 22 किलोमीटर अंदर जितनी भी संसाधन पाए जाएंगे वो भी राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 मील की दूरी उपजत आर्थिक क्षेत्र से खुले हुए महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। इन संसाधनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, मतलब जिसकी अनुमति के लिए 200 समुद्री मील की दूरी के बाद जो संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं। कई देशों के द्वारा मिलकर एक संस्था बनती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उस जो समुद्र के अंदर जो चीज़ें होंगी उनका दोहन करने के लिए, उनका यूज़ करने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति लेनी पड़ती है। विकसित संसाधन, वो संसाधन जिसका सर्वे किया जा चुका है और उनके प्रयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। मतलब इतनी गुणवत्ता में और
किस मात्रा में लेना है, किस गुणवत्ता, किस मात्रा तक लेना है, प्रयोग करना है, ये निश्चित किया जा चुका है। इसे विकसित संसाधन कहते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। भंडार, अब अगली हेडिंग भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मतलब पर्यावरण में जो वो पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में, मतलब टेक्निक नहीं है इन लोग के पास कि उसका यूज कर सकें, के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हो जाते हैं वो चीज़ें। उदाहरण के लिए जल को आप ले लेंगे उदाहरण। जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है, हमारे पास कोई प्रौद्योगिकी नहीं है, भी कोई तकनीकी नहीं है कि हम हाइड्रोजन का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में कर सकें, इसलिए ये भंडार में आ जाएगा। अब आते हैं संचित कोष में, या किसी चीज को संचित रख लेना, मतलब भविष्य के लिए। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब जो तकनीक अभी चल रही है, जो प्रौद्योगिकी, जो तकनीक है अभी इस वक्त, जो टेक्निक उसके द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी शुरू आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में, आगे आने वाले समय में आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जो आवश्यकताएं हमें आगे पड़ेंगी, पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। नदी को, जल को आगे आने वाले समय में विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रयुक्त करने में, उपलब्ध करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, सीमित पैमाने पर हो रहा है, थोड़ा बहुत। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। जो बाद में जो जल है उनका प्रयोग भविष्य में जब हमें बिजली की ज़रूरत होगी तो इसी बांध के जल का प्रयोग हम बिजली को बनाने में कर सकते हैं। अब संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, मतलब हमें हर एक चीज करने के लिए लगभग अब संसाधन की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, प्रकृति द्वारा दी गई है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है। मानव ने इसका बहुत उपयोग किया है। पेट्रोल, डीजल, कोयला बहुत उपयोग किया है जरूरत से ज़्यादा, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। किसी भी चीज़ का प्रयोग आप ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे वह कहीं ना कहीं हानिकारक होंगी। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास, कुछ व्यक्ति बहुत लालची होते हैं, जिससे वह जो संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका प्रयोग बाद में किया जा सकता है, उनका प्रयोग अपनी लालच की वजह से वो तत्काल कर लेते हैं। संसाधन समाज में कुछ ही लोग के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न जिनके पास संसाधन है और संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। अब संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग, शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जैसे भूमंडलीय ताप, जमीन का, पृथ्वी का ताप बढ़ना, ओजोन परत अक्षय, जो हमारे बादल में जो ओजोन परत होती है, जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है, वो कहीं कहीं उसमें छिद्र हो रहा है।
पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि ऐसी बहुत सी समस्याएं जो है इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से हो रही है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्ति तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। बहुत से देश ऐसे हैं जो संसाधन का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे हम प्रयोग तो वो कर रहे हैं लेकिन जिससे हर एक इंसान चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो जिसका इफेक्ट सब पे पड़ेगा। इसलिए हर तरह से जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का प्रयोग या उपयोग की योजना बनानी चाहिए कि संसाधन को किस तरह से प्रयोग में लाया जाए और कितनी मात्रा में संसाधन को प्रयोग में लाया जाए। अब संसाधन का प्रयोग जब पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा होने लगा तो उसको मतलब संभालने के लिए या कोई नीति बनाने के लिए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष हर देश के ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन एकत्रित हुए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधताओं पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। मतलब कि जो पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन आ रहा है या जो जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर मतलब एक पत्र पर हस्ताक्षर किया। जिन्होंने मतलब ये हस्ताक्षर किया कि हस्ताक्षर इसलिए किया या ये माना कि हम लोग जो है संसाधन का प्रयोग कम से कम करेंगे और पर्यावरण को क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे, पर्यावरण को अपने और स्वच्छ बनाएंगे। यह सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान दी और एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान दी गई। मतलब कि अब इसे फॉलो किया जाएगा। और एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणी विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची क्या है? कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, कौन कौन सी आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, पर्यावरण में जो क्षति हो रही है, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है संसाधन का यूज़ करने में, गरीबी और रोगों से निपटारा, गरीबी को कम करने और रोगों से निपटारा कम करने के लिए बनाया गया। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। मतलब उनके स्थान पर या मतलब उनके क्षेत्र में कौन कौन सी परेशानी है या कौन कौन से मुद्दे हैं वो अपना एजेंडा अलग से तैयार करें। संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन से तात्पर्य है कि भविष्य में इसका प्रयोग किस तरह से करना है। जो संसाधन है भविष्य में इसका प्रयोग किस तरह से करना है और कितना करना है। संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में
जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं संसाधन, कहीं कम संसाधन है। विविधता और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता मतलब बहुत ज़्यादा, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी। मतलब कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे एक तरह के संसाधन तो बहुत अधिक पाए जाते हैं, लेकिन उसी जगह पे दूसरे तरह के संसाधन बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे कोयला अगर अधिक कहीं पाया जाता है तो सोना कम पाया जाता है, या कोई और संसाधन है कम पाया जाता है। कुछ ऐसे प्रदेश भी जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे ही प्रदेश है जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है, जहां पे क्या है, बहुत संसाधन की बहुत कमी है। उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों का प्रचुर भंडार है। मतलब वहाँ पे क्या है, खनिज और कोयला क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन क्या है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। लेकिन वहाँ पे क्या, और सभी जितनी चीज़ें विकास की चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट, उसकी क्या है, कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी। लेकिन वहाँ पे राजस्थान में क्या है, जल संसाधन जो है, जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत की धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। मतलब संसाधन का नियोजन करना बहुत जरूरी है। मतलब कहाँ पे उसका यूज करना है और कितना यूज करना है। अब भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर संसाधन कौन कौन से संसाधन है उसकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, सर्वे करना, मानचित्र बनाना, उसका कहाँ पे कितने कौन सा संसाधनों के गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना, किसकी गुणवत्ता क्या है और कितने मात्रा में है, वह मापन करना। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करना, उसके लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजना ढांचा तैयार करना। मतलब जब कोई विकास योजना तैयार होगी, योजनाएं लागू होगी, तो उससे हम मतलब कि कहाँ पे किस तरीके के संसाधन है और किसका प्रयोग करना है, ये पता लगा सकेंगे। संसाधन विकास योजना और अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना के समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही प्रयास किए गए। मतलब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी, 5 वर्षों के लिए एक योजना लागू की जाती है सरकार के द्वारा, पंचवर्षीय योजना, उसी में ही संसाधनों को नियोजन की बात की गई। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। मतलब किसी भी क्षेत्र का विकास के लिए मतलब जहाँ सोना अगर मिलता होगा तो वहाँ का जो क्षेत्र होगा ज़्यादा संपन्न होगा। तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निक और संस्थाओं के तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे संसाधन तो बहुत है लेकिन वहाँ प्रौद्योगिकी नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है, क्योंकि जहाँ पे संसाधन ज़्यादा है वहाँ प्रौद्योगिकी कम है और टेक्निक कम है, और जहाँ पे संसाधन कम है वहाँ पे टेक्निक ज़्यादा है।
क्या आप संसाधन उपनिवेशन का इतिहास हमें बता दो। उपनिवेशन मतलब जो भारत में आके जो रहते थे। इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी संसाधन संपन्न प्रदेश जो हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे, मतलब जहां संसाधन बहुत ज़्यादा थे। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधन का शोषण किया। उपनिवेशों के संसाधन का जहां वो निवेश किए थे, संसाधन जब वहां पर संसाधन पाया जाता था उसका शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया कि ये मेरा है। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। मतलब कि संसाधन अगर कहीं पे है तो वहाँ पे अगर आप टेक्निक का, प्रौद्योगिकी का या संस्थागत परिवर्तन मतलब ग्रुप का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई रणनीति नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, विकास नहीं होगा। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने उन सबका अनुभव किया है। मतलब भारत जब उपनिवेश आए थे तो भारत मतलब उन लोगों से बहुत कुछ सीखा है। अतः भारत में विकास समानता तथा संसाधन विकास के लोगों के मुख्यतः संसाधन की उपलब्धता पर ही निर्धारित नहीं था, बल्कि उनमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। मतलब जो विकास हुए हैं भारत में इस वक्त, उसमें सिर्फ संसाधन ही मुख्य नहीं है, उसमें प्रौद्योगिकी और जो अनुभव हमें अनुभव मिले हैं, पहले से हमें इतिहास से जो अनुभव मिले हैं उनका भी बहुत ही योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मतलब कि जब भी आप संसाधन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उसका किसी न किसी तरीके से नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। मतलब उनका संरक्षण किया जाए, उनका बचाव किया जाए उन संसाधनों का। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। मतलब भूतकाल से ही इसका दोहन अधिक हो रहा है, इसीलिए ये चिंता का विषय रहा है। उदाहरण गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। मतलब ये गांधी जी के शब्दों में, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लाचार की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए, संसाधन की कमी के लिए लालची या स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। मतलब किसी भी संसाधन का अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए और उसके स्थान पर अधिक कड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे।